जिन जिन महापुरुषों ने, महानायिकाओं ने इस देश में हम सभी मूल निवासी बहुजनों को हक अधिकार देने के लिए, आजादी देने के लिए, समता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुता पर आधारित व्यवस्था निर्माण करने के लिए त्याग और समर्पण दिया, ऐसे सभी महापुरुषों को, महानायिकाओं को मैं यहाँ पर सबसे पहले अभिवादन करता हूँ। साथियों, आज पूरे देश भर में भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से, बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की ओर से, इन राष्ट्रव्यापी संगठनों की ओर से पूरे देश भर में बहुजन समाज जोड़ो यात्रा निकाली गई है। ये बहुजन समाज जोड़ो यात्रा लगभग 30 राज्यों में और देश भर के 650 जिलों में निकाली जा रही है। आज बहुजन समाज को जोड़ने के लिए ये जो मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा यहाँ उड़ीसा में पहुंची है और उड़ीसा में राज्य स्तर पर इसका ये मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा के अंतर्गत महाप्रबोधन सम्मेलन जो है यहाँ संपन्न होने जा रहा है। साथियों, ये मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा क्यों निकाली जा रही है? तो 9 अप्रैल को समस्त मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के द्वारा, भारत के नागरिकों के द्वारा जो असंवैधानिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम मशीन है, इस ईवीएम मशीन को हटाने के लिए इस देश के 52% से ज्यादा जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 3743 जाति के लोग हैं, देश भर के 30 राज्यों में बहुसंख्य लोग हैं। ऐसे लोगों की अंग्रेजों के जमाने में गिनती होती थी, लेकिन 1949 से लेकर आज तक इस पिछड़े वर्ग की एवं सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना पर, गिनती पर रोक लगा दी गई है। इनकी गणना नहीं हो रही है, पशुओं की हो रही है, पक्षियों की हो रही है, गधों की हो रही है, तृतीय पंथीय जिन्हें हम हिजड़े कहते हैं उनकी भी हो रही है। हिजड़ों की गिनती हो रही है, लेकिन पिछड़ों की गिनती पिछले 70 सालों से नहीं हो रही है। तो उन पिछड़ों की जाति आधारित गिनती करने के लिए, जनगणना करने के लिए एवं सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना करने के लिए ये 9 अप्रैल को जेल भरो घोषित किया गया है। उसके साथ साथ बीजेपी द्वारा और बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के संसद में कुछ टिप्पणी करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अवमानना की गई। आरएसएस बीजेपी द्वारा कई बार इस तरीके से
हमारे महापुरुषों की अवमानना की जाती है। तो ये अवमानना करने के विरोध में भी ये जेल भरो हमारे मान सम्मान के लिए, हमारे महापुरुषों के सम्मान के लिए ये जेल भरो किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो कि भारत का संविधान सभी धर्मों के लोगों को भारत के एक सीमा क्षेत्र के अंदर अपने अपने धर्म के अनुसार उपासना करने का, व्यवहार करने का, प्रचार प्रसार करने का, धार्मिक स्वतंत्रता देता है। लेकिन भारत के बौद्धों को जो उनकी विरासत है, महाबोधि विहार है, उस विहार में बौद्ध धर्मों के तत्वों के अनुसार प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता नहीं देता है। इस विहार पर अपने धर्म के विचार के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर उपासना करना, प्रचार प्रसार करने का अधिकार उनको भारतीय संविधान ने दिया है। लेकिन वहां पर जो महाबोधि महाविहार है बोध गया में, वहां पर बौद्धों का नियंत्रण नहीं है। वहां पर ब्राह्मण पंडितों का नियंत्रण है, जो कि बौद्ध धर्म के घोर विरोधी है, उस स्वतंत्रता के विचार के घोर विरोधी है, समता के घोर विरोधी है। तो ये इस तरीके का कानून बनाकर बौद्ध लोगों के जो स्वतंत्रता का अधिकार है एवं भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर एक तरह से पाबंदी लगाई गई है। इसी तरीके से अन्य धर्मों के साथ भी इस देश की जो ब्राह्मणी व्यवस्था है इसी तरीके के कानून बनाकर व्यवहार करती है। तो इसलिए इस महाबोधि महाविहार से आंदोलन से हम इस धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए इस महाविहार के आंदोलन को समर्थन देते हुए इस महाबोधि महाविहार के मुक्ति के आंदोलन को भी इस जेल भरो के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो इन 4 मुद्दों को लेकर ये जेल भरो भारत के लगभग 650 जिलों में 30 राज्यों में पूरी ताकत के साथ करने के लिए तैयारी की जा रही है। उस तैयारी के अंतर्गत जो अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं, प्रबोधन लगाए जा रहे हैं कि हम ये जेल भरो क्यों करना चाहते हैं, इस जेल भरो को हम लोगों को कैसे संपन्न करना है, क्यों संपन्न करना है, इस बात की जानकारी कार्यकर्ताओं को, समाज के लोगों को नहीं है। तो उन लोगों को देने के लिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तैयारी के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो हम लोगों को समझना होगा कि ईवीएम का विरोध क्यों करना चाहिए, ओबीसी की एवं सभी जाति की जाता आधारित जनगणना क्यों करनी चाहिए, ये लोग हमारे महापुरुषों का बारंबार अपमान क्यों करते हैं, इसका बंदोबस्त कैसे करना चाहिए, ये इस बात को पहले हम लोगों को समझना होगा। अगर हम लोग इस बात को समझते हैं तो हम समाज को इस बात को जेल भरो के द्वारा लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं, हमको करना भी चाहिए। ऐसा करने के लिए ही, ये समझाने के लिए ही इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई, आयोजन किया गया। साथियों, समस्त मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को भारतीय संविधान के तहत अधिकार मिले हुए हैं और हम सब लोग इतना ही कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो बचना चाहिए। भारतीय संविधान जो है उसके अधिकार हम लोगों को मिलना चाहिए। भारतीय संविधान के रक्षा करनी चाहिए। इस तरीके के आंदोलन करते हुए भारत में हम लोगों को देखते हैं, करते भी हैं।
लेकिन भारतीय संविधान के तहत हम लोगों को कौन से अधिकार मिले, ये अधिकार कैसे मिले, इस बात को भी हम लोगों को जानना हो। साथियों, लगभग 1 जनवरी 1848 से लेकर 1956 तक राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी द्वारा, राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज द्वारा और उनके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हमारे हक अधिकारों का आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन लगभग 108 साल तक चलाया गया और ये 108 साल तक चलाए हुए आंदोलन के बाद हम लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले, मतलब संविधान के तहत अधिकार मिले। उन अधिकारों को हम देखते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार, जैसे कि बात रखने का, संगठन बनाने का, जीवित रहने का, शिक्षा को हासिल करने का, रोजगार को पाने का, रोजगार करने के बाद वेतन को पाने का, शोषण से मुक्ति दिलाने का, हमारे विचार को प्रचार प्रसारित करने का, ऐसे कई सारे फंडामेंटल राइट जो है, मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा हम लोगों को मिले। हमारे महापुरुषों ने हमारे इन सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए और एक बात की। 26 जनवरी 1950 को संविधान के द्वारा ही भारत की शासन व्यवस्था को रिपब्लिक घोषित कर दिया, गणतंत्र की व्यवस्था को घोषित कर दिया। गणतंत्र की व्यवस्था का मतलब है इस देश पर इसी देश के लोगों का राज होगा। हम लोगों को राजा बनने का अधिकार गणतंत्र के रूप में दिया और भारत के सारे शासन सत्ता पर, सारी व्यवस्था पर भारत के लोगों का ही राज होगा। इस तरीके से भारत के इस राज्य व्यवस्था को गणतंत्र व्यवस्था के रूप में, रिपब्लिक व्यवस्था के रूप में भारतीय संविधान ने घोषित कर दिया। ये सबसे बड़ा मौलिक अधिकार हमको मिला है। मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को केवल ये नहीं कहा, उन्होंने कहा था अपने भाषणों में कि जाओ, तुम लोगों को इस देश का शासक वर्ग बनना है, शासनकर्ता बनना है। और शासन बनने का एक तरीका था पुराने जमाने में। हम लोग जानते हैं यहाँ पर अशोका का कलिंग पर आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ और यहाँ पर अशोका ने यहाँ पर जो राज करने वाले लोग थे उनको हराया और अपने राज को स्थापित किया। तो अपने राज को, मतलब शासक वर्ग बनने का प्राचीन जमाने या मध्ययुगीन जमाने में एक प्रक्रिया होती थी। अगर हमें शासक वर्ग बनना है तो जो पहले शासक वर्ग है उस शासक वर्ग से लड़ना पड़ता था। लड़ाई तलवारों से होती थी, लड़ाई हथियारों से होती थी और हथियारों से, तलवारों से जो लड़ाई होती है उसमें कितना ज्यादा रक्तपात होता, कितनी ज्यादा मनुष्य हानि होती है। कई सारे लोगों को अपना जीवन का त्याग करना पड़ता था, खून बहाना पड़ता था, खून की नदियां बहती थी, ऐसा कहा जाता। इतना सारा खून किस लिए बहाना पड़ता था? शासक वर्ग बनने के लिए बहाना पड़ता था। पुराने जमाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को लड़ाई करते हुए ये अधिकार दिया, शासक वर्ग बनने का अधिकार दिया। और ये शासक वर्ग बनने का जो अधिकार दिया वो ऐसा अधिकार दिया कि उस अधिकार से आप खुद शासक वर्ग बन सकते हो, लेकिन ऐसा शासक वर्ग बनने के लिए आपको खून का एक कतरा बहाने की भी आवश्यकता नहीं है। खून का एक कतरा बहाए बगैर ही आप लोग शासक बन सकते हो, राजा बन सकते हो। ऐसा अधिकार जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को दिया, हम लोगों को दिया।
सभी भारत के लोगों को दिया, जिनको उन्होंने कहा जाओ और आप इस देश के शासक वर्ग बनो, ऐसा जिनको कहा, उन्हीं लोगों को अपने ही जीवन काल में 26 जनवरी 1950 को उन्होंने इस देश का राजा बनने का अधिकार दिया, जीने का सभी फंडामेंटल राइट दिए, उन राइट्स का संरक्षण करने का भी अधिकार दिया। वो अधिकार कौन सा अधिकार है? जिस अधिकार से आप इस देश के शासक वर्ग बन सकते हो। वो कौन सा अधिकार है? जिस अधिकार से आप इस देश के शासक वर्ग बन सकते हो, शास्ता बन सकते हो, मालिक बन सकते हो। साथियों, वो दूसरा तीसरा कोई अधिकार नहीं है, वो अधिकार है वोट का अधिकार। वोट का अधिकार जो है वो अधिकार है आपको देश का शासक वर्ग बनने का अधिकार। वोट का अधिकार है आपको फंडामेंटल राइट के सुरक्षा करने का अधिकार। वोट का अधिकार है लोकतंत्र में आपके सभी समस्याओं का समाधान करने का अधिकार। सारे अधिकार है, लेकिन इन सारे अधिकारों को पाने का, सुरक्षित रखने का, हासिल करने का, अमल करने का, ये सारा करने का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? तो सर्व अधिकारों के ऊपर का अधिकार है वोट का अधिकार है। इस वोट के अधिकार से आप सभी लोग अपने सभी अधिकारों को हासिल कर सकते हो, राजा बन सकते हो, राजा बनकर अपने वर्तमान का निर्णय कर सकते हो, अपने भविष्य का निर्णय कर सकते हो, अपनी जो भी समस्या है, शिक्षा की समस्या है, नौकरी की समस्या है, अन्य अत्याचार की समस्या है, भेदभाव की समस्या है, शोषण की समस्या है, सभी प्रकार की जो समस्याएं है, उन समस्याओं से मुक्ति पाने का जो अधिकार है वो अधिकार वोट का अधिकार। तो ये वोट के अधिकार से लोकतंत्र के जरिए अब अपने आप को, अपने समाज के व्यक्ति को राजा बना सकते हो। अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति शासक वर्ग के रूप में इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, इस देश में शासन चलाने के बनता है, और वो देश के हितों में शासन चलाता है कि नहीं चलाता है, वो देखने की भी व्यवस्था लोकतंत्र में की है। एक वर्ग शासक रहेगा तो दूसरा वर्ग अपोजिशन में रहेगा, एक वर्ग सत्ता में रहेगा, एक पार्टी सत्ता में रहेगी तो दूसरी पार्टी अपोजिशन में रहेगी। अपोजिशन वाली पार्टी जनता के हित में निर्णय बनाएगी। तो लोकतंत्र में जनता के हित में निर्णय बनाने की व्यवस्था अपोजिशन के तहत बनाई गई। इस अपोजिशन कौन करेगा, विरोध कौन करेगा, अपने हक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, ये तय करने के लिए विरोधी पक्ष, एक तो सत्ताधारी पक्ष रहेगा, वो सत्ताधारी पक्ष कौन रहेगा, वोट तय करेगा। विरोधी पक्ष कौन रहेगा, ये भी कौन तय करेगा, वोट ही तय करेगा। तो हमारी शासक वर्ग के तहत, लोकतंत्र के तहत समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो व्यवस्था लोकतंत्र की बनाई गई, उसमें सत्ता पक्ष को यानी शासक वर्ग को चुनने का अधिकार वोट का अधिकार है। उस शासक वर्ग अनियंत्रित ना बने, उसके लिए, उसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए विरोधी पक्ष जो है वो चुनने का अधिकार भी वोट का अधिकार है। तो लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को चुनना, विरोधी पक्ष को चुनना, और इन दोनों की व्यवस्था के अंतर्गत, चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था के अंतर्गत देश की शासन सत्ता और सभी व्यवस्था पर नियंत्रण पाना, यही शासक वर्ग बनने का अधिकार है। और ये अधिकार आपको केवल और केवल वोट के अधिकार से मिलता है। ये वोट का अधिकार है जो आपको आपकी सभी समस्याओं को मुक्त करने का अधिकार देता है। साथियों, इस वोट के अधिकार से पिछले 70 सालों से हम लोगों ने अपने हितों के पार्टियों को निर्माण करने का या वोट का अधिकार तो हम लोगों को मिला, हमने इसका उपयोग किया। लेकिन 1950 से लेकर लगभग आज तक जिन ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर गुलामी थोपी थी, हमें इन सभी अधिकारों से वंचित किया था,
षड्यंत्र पूर्वक उन लोगों ने इस पर कब्जा करते हुए अलग अलग तरीके के षड्यंत्र किए। कभी हमारे वोटों को चुराने का काम किया, बैलेट बॉक्स को चुराने का, पार्टियों की तरफ चुराने का काम किया। कभी गलत तरीके से प्रशासन का उपयोग किया और जिसको चुनकर आना था उसको चुनने के बगैर दूसरे आदमी को चुनने का काम किया। तो इस चुनाव में वोट से जो सरकारें चुनी जाती है, उस चुनाव के प्रक्रिया में पैसों का उपयोग किया, कभी पैसों का उपयोग किया, कभी हेरा फेरी के प्रशासन का उपयोग किया, कभी गुंडों का उपयोग किया। इस तरीके से अलग अलग षड्यंत्र करते हुए हम लोगों को सत्ता से, या मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को सत्ता पर आने से रोकने का काम आज तक इन ब्राह्मणों ने किया हुआ है। तो ये जो लोग हैं, हर तरीके से इस देश के मूल निवासी बहुजन, जिनकी संख्या लगभग 85% से ज्यादा भी है, जो लोग 85% से ज्यादा है, वो लोग इस देश से हुक्मरान बन सकते हैं वोटों के आधार पर, इस देश के शासक वर्ग बन सकते हैं वोटों के आधार पर। ये अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को मालूम है, इसलिए वो हम लोगों को शासक वर्ग बनने से रोकने के लिए कई सारे षड्यंत्र करते रहते। जैसे कि उन्होंने जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ते थे, तो उन्होंने पुनः पैक्ट को लगाया और पुनः पैक्ट के अधिकार से हम लोगों के वोटों को समाप्त करने के लिए, वोटों के अधिकार को निष्प्रभावी करने के लिए उन लोगों ने पुनः पैक्ट का उपयोग किया। और पुनः पैक्ट के तहत जो जनरल असेंबली का इलेक्शन है, वो इलेक्शन करते समय उन लोगों ने जो हमारा इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मतदान का जो एरिया होता था, जो हमारे लिए स्वतंत्र मतदार की क्षेत्र की, स्वतंत्र मतदार क्षेत्र की, सेपरेट इलेक्टोरेट की जो योजना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी, उसको खत्म कर दिया और ज्वाइंट इलेक्टोरेट बनाया। तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट से क्या हो गया, एससी के मानो 15% लोग हैं, तो 15% लोग अपने 15% उम्मीदवारों को चुन सकते थे, लेकिन उन्हें ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू करने के कारण वो अपने 15% लोग 85% पर निर्भर हो गए। वो अपने स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर जो साथी है, लड़ाकू हमारे जो उम्मीदवार है, उनको वो चुनकर नहीं दे सकते। तो उनके उम्मीदवार चुनने का अधिकार जो 85% अन्य लोग हैं उनको जाता है। यही बात शेड्यूल ट्राइब की है, यही बात मुसलमानों की है, यही बात ओबीसी की है। तो हमारे लड़ने झगड़ने वाले जो प्रतिनिधि है, ये हमारे लिए एक चुनौती थी कि हमारे सच्चे प्रतिनिधि कैसे चुनकर जाए। फिर भी हमारे लोगों को एक बार वोट किया, 2 बार वोट किया, फिर उन लोगों को समझ में आया कि हमारे सही प्रतिनिधि नहीं चुनकर जाते हैं, तो उन लोगों ने अपनी ही पार्टियां बनाई, अपनी ही पार्टी के द्वारा उम्मीदवारों को टिकट देते रहे और उसके आधार पर पार्टी लेवल पर उन्होंने क्या कर दिया, हमारे लोग दुश्मनों के पार्टी से चुनकर जाते थे, कांग्रेस से चुनकर जाते थे, बीजेपी से चुनकर जाते थे, तो कांग्रेस और बीजेपी के पिछलग्गू बनते थे। तो पिछलग्गू बनने के कारण वो हमारी समस्या के बारे में नहीं बोलते थे। तो हमारे लोगों ने, उन्होंने पार्टी लेवल पर इसको लागू कर दिया था। हमारे लोगों ने पार्टियां बनाई, पार्टियां बनाने के बाद पार्टियों के द्वारा लड़ने झगड़ने वाले लोगों को वो टिकट देते रहे और इस तरीके से हमारे समाज के, जैसे बीएसपी बनाई गई, जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई गई, जैसे समाजवादी पार्टी बनाई गई, जैसे लालू प्रसाद द्वारा राष्ट्रीय जनता दल बनाया गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया गया। इस तरीके से बहुजन समाज के लोगों ने अपनी पार्टियां बनाई और पार्टी लेवल पर अपने समाज को, लोगों को चुनने का काम कर दिया। तो 90 से लेकर हमारे बहुजन समाज के लोग 80-90 के दौर में बहुजन समाज के लोग, लड़ाकू लोग कहाँ चुनकर जाने लगे, संसद में चुनकर जाने लगे। तो ये रियल रिप्रेजेंटेशन जैसे ही लागू हो गया, ब्राह्मणों को समझ में आया कि हमारी सत्ता अभी चली जाने वाली, हम अभी ब्राह्मण लोग सत्ता में नहीं रहेंगे,
तो इसके लिए उन्होंने एक उपाय लाया कि इन लोगों के वोटों को हमको चुराना होगा। तो उन वोटों को चुराने के लिए ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया, क्योंकि उस समय मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे वोट हमारा है, राज ब्राह्मणों का नहीं चलेगा। इसका मतलब है वोट हमारा, राज हमारा आएगा। वोट लोग बीएसपी को देंगे तो बीएसपी की पार्टी की सत्ता आएगी, तो वोट भी हमारा, राज भी हमारा आएगा, राज्य में आएगा, केंद्र में भी आएगा। इस तरीके से हमारे लोगों ने जो पार्टी लेवल पर उन्होंने पुनः पैक्ट लगाया था, उसको खत्म करने का काम किया। तो ब्राह्मणों के षड्यंत्र को खारिज करने का काम वहां पर हो गया। उसी समय पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा, पिछड़े वर्ग लोगों ने नारा लगाया कि पिछड़े वर्ग का नारा है 90 भाग हमारा है। अरे हम पिछड़े वर्ग के लोग इतने ज्यादा है संख्या में, 90 लोग है एससी एसटी ओबीसी। अगर 90% लोग है तो भारत की 90% शासन सत्ता पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तो इसको आधार बनाकर पिछड़े वर्ग के लोग जो है वो सत्ता पर जाने लगे। और हम देखते हैं 90 के समय में देवेगौड़ा का शासन आ गया। उसके बाद में अन्य ब्राह्मणवादी पार्टियों के अलावा पार्टियों का और जॉइंट लोगों का सत्ता आ गई। जो 300 से ज्यादा 400 से ज्यादा सीटें चुनकर लाने वाली कांग्रेस है, वो कांग्रेस कमजोर हो गई। तो इन लोगों ने फिर ईवीएम को लाया। इन लोगों ने ईवीएम को लाया। तो ईवीएम अगर लाते हैं, जब से ईवीएम आया, हम अगर ईवीएम का एनालिसिस करते हैं तो ईवीएम जब से आया तब से हम लोगों को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ये ईवीएम की एक खासियत है। जब से ये ईवीएम चुनाव में आई है, क्योंकि ये चुनाव में ईवीएम को लाने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने ईवीएम को चुनाव में लाने का काम 1984 को किया। जब से ये चुनाव में ईवीएम आई है, तब से हम लोगों को क्या देखता है? जब से ईवीएम शुरू में थी, उसका उपयोग ज्यादा 2000 से होने लगा। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि उसके पहले कांग्रेस बहुमत में थी। उस कांग्रेस को हराने का काम जो है हमारे प्रादेशिक स्तर की पार्टियां, राष्ट्रीय स्तर की जो बहुजन समाज की पार्टियां बनी, उन लोगों ने अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को हराया। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को हराया, महाराष्ट्र में कांग्रेस को हराया, बिहार में कांग्रेस को हराया, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को हराया। और कांग्रेस को हराने के बाद सत्ता किसकी आती थी? बहुजन समाज के लोगों की सत्ता आती थी। तो कांग्रेस कमजोर होती थी और हमारे बहुजन समाज के जो छोटी मोटी पार्टियां थी वो सत्ता में बनती थी। अभी जब से ईवीएम आया, हम लोग देखते हैं ये जो बहुजन समाज में बनाई हुई पार्टियां थी, वो पार्टियां खत्म हो गई। जैसे बीएसपी 0 हो गई, समाजवादी पार्टी 0 हो गई, कम हो गई। यहाँ बीजू पटनायक की पार्टी थी, वो भी अभी 0 हो गई लोकसभा में, उसकी सत्ता भी चली गई। महाराष्ट्र में शरद पवार की सत्ता चली गई, उद्धव ठाकरे की सत्ता चली गई। इधर कई जगह पर हम लोग देखते हैं कि जो बहुजन समाज के लोगों की पार्टियां थी, नेशनल लेवल की पार्टियां थी, वो चली गई। और जो मरी हुई कांग्रेस है वो फिर से उभर कर आ गई, फिर से उभर कर आने लगी। दूसरी मरी हुई कांग्रेस जीवित हो गई। दूसरी बात, ये ब्राह्मणों की जो पार्टियां है जैसे बीजेपी, अरे 2 सीट चुनकर आने वाली बीजेपी, कई सारे प्रयास करते हुए देखने वाली बीजेपी एकाएक पूर्ण बहुमत में आ गई। एकाएक पूर्ण बहुमत में 2014 में 330 सीटें लेकर 2019 में फिर 300 से आगे, अभी 2024 में 240। तो ये जो पार्टियां है, ये पार्टियां बहुजन समाज के विरोध में निर्णय लेते हुए भी पूर्ण सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। तो ईवीएम को हम देखते हैं तो ईवीएम की एक विशेषता दिखाई देती है
कि ईवीएम के द्वारा बहुजन समाज के पार्टियों का, जिसको बहुजन समाज के लोग ज्यादा पैमाने पर वोट देते हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जिस पार्टियों को वोट देते हैं, वोट देने के बाद वो पार्टियां खत्म हो गई, पूरी की पूरी खत्म हो गई, जीरो होने के कगार पर है। मरी हुई कांग्रेस फिर से विरोधी पक्ष के रूप में जीवित हो रही है। जिस कांग्रेस को बहुजन समाज ने, माननीय कांशीराम ने पूरा खत्म कर दिया था, वो कांग्रेस फिर से जीवित हो गई। और जो विरोधी पक्ष में टिकी हुई थोड़ी सी बीजेपी थी, वो पूर्ण ताकत के साथ ब्राह्मणों की कम्युनल पार्टी है, फिर भी वो क्या है, सत्ता में पूर्ण बहुमत से आई हुई है। तो ईवीएम बहुजनों की राजकीय सत्ता को और समस्त सत्ता को खत्म करने का काम करते हुए दिखाई देती है, और ब्राह्मण को और ब्राह्मणवाद को मजबूत करते हुए दिखाई देती है। ये है उसकी विशेषता। ईवीएम की विशेषता क्या है? बहुजनों के वोट को और बहुजनों की सत्ता को खत्म करना, और ब्राह्मणों की सत्ता को एब्सोल्यूट पावर है, पूर्ण निर्णायक। हम लोगों के ऊपर उनको निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। ये क्यों हुआ? ये ईवीएम के कारण हुआ। ये है ईवीएम का खास परिणाम, इसको हमको समझना होगा। अभी ईवीएम की दूसरी विशेषता क्या है? ईवीएम के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के बारे में कहता है कि ईवीएम के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं लिया जा सकता। केवल ईवीएम के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं लिया जा सकता। मुक्त, पारदर्शी, मुक्त और निष्पक्ष जो चुनाव है, वो ईवीएम के द्वारा नहीं लिया जा सकता। ऐसा कौन कह रहा है? खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के संदर्भ में कहा कि केवल ईवीएम से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। पारदर्शी का मतलब क्या है? हम लोग ईवीएम के द्वारा वोट डाल रहे हैं, तो वोट हम जिस व्यक्ति को, जिस कैंडिडेट को दे रहे हैं, वो उसी कैंडिडेट को जा रहा है, ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। हमें आंखों से नहीं दिखाई देता। जब हम बैलेट पेपर पर वोट करते हैं, तो बैलेट पेपर पर वोट करते समय हम क्या करते थे? इस तरीके से एक फोल्ड करते थे। एक फोल्ड के साथ मतपत्रिका आती थी, उसको हम खोलते थे। खोलने के बाद हमको इधर नाम दिखाई देते थे, इधर उनका चिन्ह दिखाई देता था। कैंडिडेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 होते हैं। इस साइड में क्या होता था? उनका चिन्ह होता था। हमारे पास शाही का सिक्के वाला रबर स्टैंप होता है, हम लोग उसके ऊपर ऐसा लगाते। अभी लगाने के बाद हमको पता चलता था कि हमने यहाँ पर कुत्ता है, यहाँ पर घोड़ा है, यहाँ पर गधा है। हमने किस कुत्ते को वोट दिया हमको पता चलता था, हमने किस गधे को वोट दिया हमको पता चलता था। तो गधे को वोट दिया हमको पता चलता, और गधे को वोट देने के बाद हमारी तसल्ली होती थी कि हम जिसको वोट देते थे उसी को ही वोट दिया जाता। और एक खासियत थी बैलेट पेपर की। बैलेट पेपर की क्या खासियत थी? बैलेट पेपर पर हम एक बार गधे को वोट दिया और हमको थोड़ी देर बाद एहसास हुआ, चले गधे को दिया अच्छा नहीं, हमको कुत्ते को देना था। हमने गधे को दिया, गलती हो गई, हमको किसको देना था? कुत्ते को देना था। लेकिन हम बैलेट पेपर पर कुत्ते को नहीं दे सकते। क्या दे सकते? एक बार वोट दिया, बैलेट पेपर पर हम दूसरा वोट नहीं डाल सकते। अगर हम दूसरा वोट डालते तो वो हमारी मत पत्रिका इनवैलिड हो जाती थी, बाद हो जाती थी, निरस्त हो जाती थी, उसका कोई उपयोग नहीं, हमारा वोट ही खारिज हो जाता था। क्यों? क्योंकि हमने 2 सिक्के लगाए। 2 क्यों हो गए? अगर हमको पहली बार किसको देना था? गधे को देना था। अभी हमको किसको देना है? कुत्ते को देना है, कुत्ते को भी दे दिया। लेकिन ये बात क्यों होती थी? क्योंकि हमने पहले गधे को दिया, उसको निकाल नहीं सकते। बैलेट पेपर की खासियत मैं आपको समझा रहा हूं। बैलेट पेपर की क्या खासियत है? बैलेट पेपर की खासियत ये है, हमने एक बार वोट दिया, उसको इरेज नहीं कर सकते, उसको निकाल नहीं सकते। पहले को वोट दिया नहीं निकाल सकते,
पहले को जब नहीं निकाल सकते तो दूसरे को नहीं दे सकते, दूसरे को दिया तो पहले का भी होगा दूसरे का भी होगा, हमारी मत पत्रिका हमारा मत खराब हो जाएगा, नहीं जाएगा उसको। क्यों? क्योंकि इसको इरेज नहीं कर सकते, इसको एक वोट से दूसरे वोट पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हम लोग। बैलेट पेपर और ये फिजिकल एविडेंस है, अगर ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक का वोट दूसरे को नहीं दे सकते, हमने जिसको दिया उसको ही परमानेंट हो जाएगा, तो फिर हमारी तसल्ली हो जाती थी। अभी मैंने परमानेंट दिया, कोई भगवान भी आकर मेरा वोट ट्रांसफर दूसरे को नहीं करता, मैंने जिसको दिया उसके ही नाम पर काउंट होगा। ये तसल्ली अगर नहीं होता है तो हम उसको फिजिकल रूप में फिर से उसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। बैलेट पेपर पर हम दूसरी खासियत है बैलेट पेपर की, एक तो जिसको वोट दिया उसको ही रहेगा, दूसरा ट्रांसफर नहीं होता, तीसरी बात ट्रांसफर नहीं होता बैलेट पेपर से, तीसरी बात क्या होती है, उसको वेरीफाई, फिजिकल वेरीफाई करने का मतलब क्या है, वेरीफाई करने का मतलब मैंने जैसा देखा था वैसा ही है, ये फिर से देखना। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, जो मैंने पहले एक्शन किया था वही एक्शन कागज पर एज इट इज है, वो फिर से आंखों से देखना। आंखों से देखने का मतलब है वेरीफाई। तो हम बैलेट पेपर से इसको फिजिकल एविडेंस होने के कारण वेरीफाई कर सकते हैं, इसलिए ये जो है ये पारदर्शी है। ये पारदर्शी क्यों है? क्योंकि वो ट्रांसफरेबल नहीं है। जो मुझको देखता है वही सभी को देखता है, जो वोट मुझको दिखता है वही इलेक्शन कमीशन को दिखता है, वही काउंट करने वाले को दिखता है, जो इलेक्शन कमीशन को समझता है वही मुझे भी समझता है। दोनों में एक सरीका दिखाई देना, इसका मतलब है ट्रांसपेरेंट। दोनों को एक सरीका दिखता है, इसका मतलब है ट्रांसपेरेंट। तो बैलेट पेपर में ट्रांसपेरेंट है, ईवीएम में ट्रांसपेरेंट नहीं। ईवीएम में ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? ईवीएम की भी एक खासियत है। ईवीएम क्यों उपयोग में लाया जाता है जानते हो? उपयोग में ईवीएम उपयोग में लाने की ईवीएम की एक खासियत है, ईवीएम को बार बार उपयोग में लाया जाता है। बैलेट पेपर को एक बार उपयोग में लाया, बाद में उसको उपयोग में नहीं लाया, दूसरे इलेक्शन में इसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उसको फेंक देना पड़ता है, क्योंकि इसके दिए हुए वोट को इरेज नहीं किया जा सकता, तो इसको फेंक देना पड़ता है। ईवीएम को बार बार में उपयोग में क्यों लाया जाता है? क्योंकि ईवीएम में एक खासियत है, उसने आपको जिस बटन के आधार पर पहले वोट दिया उसके डाटा को इरेज किया जा सकता है। उसके डाटा को क्या किया जा सकता है? इरेज करने से क्या होता है? इरेज करने से रीराइट, उसको वोट किया जा सकता है, रीराइट किया जा सकता है, वोट को रीराइट किया जा सकता है उसी बटन के आधार पर, और ऐसा डाटा स्टोर भी किया जा सकता है। तो ईवीएम का ये एडवांटेज है, ऐसा कहते हैं कि ईवीएम पर दिए हुए वोटों को डिलीट किया जा सकता है और ईवीएम पर दूसरे वोटों को डाला भी जा सकता है, जो बैलेट पेपर में नहीं हो सकता। मैंने दिया हुआ वोट खारिज डिलीट नहीं किया जा सकता और मेरा वोट ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। ईवीएम में हो सकता है, मैंने दिया हुआ वोट डिलीट भी हो सकता है और मैंने दिया हुआ वोट दूसरे व्यक्ति को दिया भी जा सकता है, ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये पारदर्शिता नहीं है, ईवीएम पारदर्शक नहीं है। ईवीएम पर मैंने जिसको वोट दिया था वही वोट उसी को दिया, किसी भी आधार पर इलेक्शन कमीशन उसको मेरे आंखों से जो उसको दिखाई दे रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आपने वोट दिया गधे को और आपका वोट गधे को दिया। मैंने कहा दिखाओ मुझे मेरा वोट गधे को दिया, इलेक्शन कमीशन उसको वेरीफाई नहीं कर सकता। वेरीफाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है ईवीएम में। इसी बात को लेकर माननीय और मेश्राम साहब बाम से सुप्रीम कोर्ट में गए, अरे ट्रांसफरेबल नहीं है, इसको बदलना होगा, तो ट्रांसफरेंस कैसे किया जाए? तो क्या कहा, ये वोट
ईवीएम भी रिकॉर्ड होगा अगर नहीं दिखता है, लेकिन उसको फिजिकली रूप में भी क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा, जो कि ट्रांसफरेबल नहीं होगा। तो ट्रांसफरेबल नहीं हो, इसके लिए वीवीपीएटी को लाए, उसी का नाम है वोटर वेरिफिएबल वीवी पेपर ऑडिटेबल ट्रेल। ऑडिट किया जाए, परीक्षण किया जाए कि मेरा वोट उसी व्यक्ति को गया, काउंट हो गया, मैं वोटर उसको वेरीफाई कर सकता हूं मेरे प्रतिनिधि के द्वारा, वेरिफिकेशन कर सकता हूं वीवीपीएटी लगाने के बाद। तो वीवीपीएटी लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, पहले तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं लगाया, उसके लिए कहां जाना पड़ा, कोर्ट पे जाना पड़ा। और फिर 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को माना और इलेक्शन कमीशन को कहा वीवीपीएटी लगाओ। फिर 3,700 करोड़ रुपए जो है इलेक्शन कमीशन को, मोदी को देना पड़ा और वीवीपीएटी लगाया गया। तो वीवीपीएटी जो है वो वेरिफिकेशन करने का काम करता है। जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक ईवीएम का कोई मतलब नहीं, तब तक ईवीएम पारदर्शी नहीं है। तो ईवीएम की एक खासियत है, इस बात को हमको समझना होगा। अभी मैं ईवीएम की और कुछ बातें आपको समझाता हूं, क्यों विदेशों के लोग ईवीएम को उपयोग में नहीं लाते। साथियों, ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं उसको, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की कुछ खासियत बातें होती, बहुत सारी होती है। वो जल्दी काउंट कर सकता है, डाटा स्टोरेज कर सकता है, स्पीडी काम कर सकता है, मल्टीपल फंक्शन कर सकता है, ऐसे बहुत उसके एडवांटेज भी है। और कुछ एडवांटेज मैं आपको समझाता हूं। सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका ईवीएम का ऑटोमाइजेशन, ऑटोमेशन। अपने आप ही जो चाहे कर सकता है, उसको हम लोगों को, नियंत्रण करने वाले लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या इसका वोट मैं इसको डालूं, ये पूछने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक काम करता है। समझ में ही नहीं आता है, पता ही नहीं चलता, ये ईवीएम का ऑटोमाइजेशन, ऑटोमेटिक काम करता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक का एक विशेषता है, क्या विशेषता है, वो डिजिटल इंटरफेरेंस होता है। डिजिटल इंटरफेरेंस क्या है? डिजिटल इंटरफेरेंस वो साधन दूसरे किसी साधन के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे मेरा मोबाइल है, ये मोबाइल दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट किया जा सकता है वाईफाई के द्वारा, ये इसकी विशेषता होती है। तो एक इंस्ट्रूमेंट दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ जोड़ा जा सकता है, तो दूसरे के साथ जोड़ने के बाद दूसरे इंस्ट्रूमेंट के आधार पर उसको टेम्पर किया जा सकता है। ये भी ईवीएम की खासियत है, इलेक्ट्रॉनिक की खासियत होती है। दूसरा एक विशेषता है ईवीएम की या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की, क्या विशेषता है, वो रिमोट कंट्रोल होता है। उसको रिमोट कंट्रोल, टीवी, फ्रिज, ओवन, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक, वो रिमोट के साथ, मतलब दूरी के साथ भी उनको कंट्रोल किया जा सकता है। कितने दूरी से? जो चांद पर यान जाता है तो उस चांद को नीचे उतरने के लिए पृथ्वी से कंट्रोल किया जाता है 3 लाख किलोमीटर तक, रिमोट कंट्रोल के साथ 3 लाख किलोमीटर। अभी यहाँ एक दूसरी जगह पर क्यों नहीं किया जा सकता ईवीएम को? यही तो विशेषता है। तो उसको रिमोट के आधार पर कंट्रोल किया जा सकता है। और एक बात है, इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक का वैशिष्ट्य होता है, स्पेसिफिकेशन होता है, उसको कस्टमाइज किया जा सकता है। उसको क्या किया जा सकता है? कस्टमाइज। कस्टमाइज का मतलब क्या है? वो किस तरीके से काम करेगा, वो काम करने का, उसके काम करने का तरीका उसको दिया जा सकता है, जिसको प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम के आधार पर उसको कस्टमाइज किया जा सकता है जैसे चाहे। रोबोट एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, तो रोबोट को जैसा प्रोग्राम दे दो, भाजी बनाओ सब्जी बनाएगा, रोटी बनाओ रोटी बनाएगा, आपकी सारी व्यवस्था को नियंत्रण में रखेगा। तो आप जैसा उसको कमांड दोगे, आप जैसा उसको प्रोग्राम दोगे, उस प्रोग्राम के तहत वो काम करता है। इसका मतलब कस्टमाइजेशन। तो ये सारी विशेषताएं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की होती है, ईवीएम की भी है। तो ईवीएम भी कस्टमाइज है। कस्टमाइज का मतलब क्या?
हमको जैसे उसको वोट काउंट करना है, हेरा फेरी करना है, वैसा करो। इस तरीके का कस्टमाइजेशन उसमें किया जा सकता है, प्रोग्राम किया जा सकता है। मैं ये बात आपको आधार के साथ कहता हूं। 2024 में कुछ लोग गए और हम उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि हम लोगों को ईवीएम दे दो और ईवीएम का सोर्स कोड दे दो, हम लोग ईवीएम को किस तरीके से जो है उसको खुला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा कि ईवीएम का सोर्स कोड किसी को नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर सोर्स कोड जिसके पास है वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। मतलब क्या है? ईवीएम का दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट मानती है, सुप्रीम कोर्ट मानती है ईवीएम का दुरुपयोग हो सकता है। और कौन कर सकता है ये भी मानती है, जिसके पास सोर्स कोड है वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। किसके पास सोर्स कोड है? जो इसकी ईवीएम मशीन बनाता है उसके पास सोर्स कोड है। कौन बनाता है ईवीएम मशीन? तो भारत की सरकार के नियंत्रण में जो कंपनियां है वही इसको बनाती है। तो इसका मतलब भारत सरकार के पास इसके सोर्स कोड है, तो वो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं हमारे 85% लोगों का जो वोटों का अधिकार है वो वोटों का अधिकार चुराने के लिए वो उसका उपयोग कर रहे हैं और चुरा कर ब्राह्मणों की पार्टियों को, ब्राह्मण के हितैषी लोगों को चुनकर लाने के लिए। अभी जब लोगों को पता चल गया कि ब्राह्मण लोग ईवीएम का उपयोग कर रहे हैं और इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण मुक्त इलेक्शन नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसलिए दबाव है नेताओं पर, मशीनरी पर दबाव है। जो जिन लोगों को सत्ता चाहिए उनको अगर हम सत्ता नहीं देते हैं तो हमको जेल में डाला जाएगा, हमको नौकरी से निकाला जाएगा, हमारी इंक्वायरी होगी, हमको जेल में जाना पड़ेगा। तो काहे को जेल में जाए? जैसा वो चाहते हैं वैसा हम लोगों को करना होगा। प्रशासन वैसा करता है, न्यायपालिका वैसा करती है, पॉलिटिकल पार्टियों में लोग जो है वो ऐसा करते हैं। तो कहाँ ये मुक्त रहेगा? ये दबाव में है, ये ब्राह्मणों के दबाव में सारा का सारा इलेक्शन हो रहा है। तो पारदर्शिता होने के कारण दबाव है, दबाव के कारण मुक्त नहीं है और मुक्त नहीं होने के कारण ये निष्पक्ष भी नहीं है। ये ईवीएम केवल और केवल ब्राह्मणों की पार्टियों का हित देखते हुए उनके पक्ष में ही वोट डालने का, वोट को हेरा फेरी करने का काम करता है। तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं है। और जब फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ईवीएम के द्वारा अगर नहीं होता है तो काहे का इलेक्शन है? ये इलेक्शन अभी नौटंकी बन चुका है। ईवीएम के कारण जो है ये इलेक्शन जो है अभी क्या हो गया है? नौटंकी बन चुका है। और नौटंकी होने के कारण ईवीएम से क्या होता है? ईवीएम के कारण ही साथियों हम लोगों के ऊपर, अभी इस बात को सुप्रीम कोर्ट खुद जानता है, खुद मानता भी है, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट इसके विरोध में कुछ बात करते हुए नहीं दिखाई देता है। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है कि सोर्स कोड का दुरुपयोग किया जा सकता है, दुरुपयोग का क्या मतलब है? क्या मतलब है ईवीएम के दुरुपयोग का? ईवीएम के दुरुपयोग का मतलब है जिसको चुनकर आना है उसको नहीं चुनना, जिसको चुनकर नहीं आना है वही चुनकर आएगा। इसी का मतलब दुरुपयोग। दुरुपयोग का क्या मतलब है? इसका मतलब है जनता के हित में जनता जिसको चुनना चाहती है उसको चुनकर नहीं आता है, जनता जिसको चुनना नहीं चाहती है वही चुनकर आता है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। और इसके लिए उपयोग करने का किसी पक्ष को खुली जो अनुमति है वो अप्रत्यक्ष रूप में दिया जाता है कि उस सोर्स कोड को नहीं दिया जाएगा किसी को, और सोर्स कोड जिसके पास है वो कर रहा है। क्योंकि सोर्स कोड के आधार पर अगर ईवीएम टेम्पर होती है तो ईवीएम को ही बैन करना चाहिए, क्योंकि वो मुक्त नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, वो पारदर्शी नहीं है। तो ऐसे ईवीएम को बैन करना और लोगों के वोटों के अधिकार को, मौलिक अधिकार को सुरक्षित करना, लोकतंत्र को सुरक्षित करना, लोगों को अपने हितों की सरकार बनाने के अधिकार को, यानी स्वतंत्रता की, लोगों की स्वतंत्रता जो है
वो कायम रखना ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी होते हुए भी ऐसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और ये लोग दिखाई नहीं देते। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि इस षड्यंत्र में कहीं ये लोग तो शामिल नहीं है? जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। यह आशंका आज की तारीख में लोगों के मन में बनी हुई है। साथियों, ये ईवीएम के कारण बहुजन समाज के जो लोग हैं वो लोग रिप्रेजेंटेशन लेस हो गए। हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वोट का अधिकार हम लोगों को प्रतिनिधित्व चुनने के लिए है। हमारा प्रतिनिधित्व हम नहीं चुन रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व ईवीएम चुन रहा है। तो इसका मतलब है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे कहा था, पूरा पैक्ट के कारण हम लोगों को डिस्फ्रेंचाइज कर दिया गया है, हमारे वोट के अधिकार से हमको निरस्त कर दिया गया है। आज ईवीएम ने भी हमारे लोगों को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को वोट का अधिकार है, लेकिन ईवीएम होने के बाद उनका अधिकार अभी समाप्त हो गया है। हमारे पास अभी कोई वोटों का अधिकार नहीं। हमारे वोटों का अधिकार केवल यहाँ तक सीमित है, हम लाइन में खड़े होकर वो जो ईवीएम मशीन है उसके बटन दबाने तक ही हमारा वोटों का अधिकार है, वो प्रभाव शून्य हो गया है। वोटों का अधिकार प्रभाव शून्य होने के कारण साथियों, हम लोग आज के तारीख में सारे मौलिक अधिकारों से वंचित है। कोई संवैधानिक हमारा अधिकार नहीं है, कोई मौलिक अधिकार हमारा बचा हुआ नहीं है। केवल संविधान की किताब बची हुई है, उस किताब में जो अधिकार दिए। संविधान बचाने का मतलब क्या है? हमारे अधिकारों को सुरक्षित करना। कहाँ है हमारे अधिकार? हमारे अधिकार तो समाप्त हो गए हैं। हम राइटलेस लोग हैं, अधिकार वंचित लोग हैं, और आज के तारीख में इस ईवीएम ने हम लोगों को गुलाम बनाया। ईवीएम हमारे गुलामी का कारण है साथियों। ये हमारी गुलामी है, और ईवीएम के कारण हम देखते हैं कि सारी ब्राह्मणों की पार्टियां जीती हुई शासन सत्ता पर काबिज हो गई, सत्ता पर काबिज हो गई है। दूसरी बात, जो भी पार्टियां ब्राह्मणों की, बीजेपी जो कि अभी सत्ता में है, बहुमत में है, ब्राह्मणों की पार्टी है। विरोधी पक्ष में कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने हमारे सभी अधिकार बीजेपी के आने के पहले ही लगभग खत्म कर दिए। रिजर्वेशन को खत्म कर दिया, प्राइवेटाइजेशन को लागू कर दिया, हमारी शिक्षा को राइट टू एजुकेशन बनाकर खत्म कर दिया। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाकर हमारे समस्त अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को कांग्रेस ने ही खत्म कर दिया। जब कांग्रेस ने खत्म कर दिया, बचा खुचा काम खत्म करने का, इसके लिए बीजेपी अभी सत्ता में है। तो कांग्रेस बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है। न्यायपालिका में जो लोग हैं वो लगभग ज्यादा प्रतिशत में, 90% में हम लोगों को ब्राह्मण ही दिखाई देते हैं। जितने भी संवैधानिक पोस्ट है, निर्णय अधिकार लेने वाली संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं के प्रमुख हम देखते हैं। आईबी का प्रमुख हो, सीआईडी का प्रमुख हो, रिजर्व बैंक का प्रमुख हो, इलेक्शन कमीशन का प्रमुख हो, सभी संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख पद पर ब्राह्मण ही बैठे हुए। तो सभी संस्थान ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, प्रशासन ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, न्यायपालिका ब्राह्मण के नियंत्रण में है। तो सारा के सारा नियंत्रण ब्राह्मणों का है, और ये एब्सोल्यूट नियंत्रण है। ये एब्सोल्यूट नियंत्रण होने के कारण, ये एब्सोल्यूट नियंत्रण क्यों बना हुआ है? ईवीएम के कारण बना हुआ है। और ये ईवीएम के कारण सारी सत्ता पर उनको अभी डर नहीं है। ना न्यायपालिका हमारे विरोध में निर्णय लेगी, ना प्रशासन हमारी निर्णयों को अमल करने में कोई विरोध करेगा, ना संसद में विरोधी पक्ष हमारे विरोध में कोई बात करेगा। ये सत्ता में बैठे सभी संस्थानों के प्रमुखों को कहीं कहीं पर हमारे एक व्यक्ति को बना देते हैं। जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, एक व्यक्ति को आदिवासी के राष्ट्रपति बनाया, समस्त आदिवासियों के अधिकारों को वंचित कर दिया। अरे राष्ट्रपति होते हुए भी हमारी महिलाओं की नग्नता दंड निकाली जाती है, उनके ऊपर जब हम देख नहीं सकते ऐसे अन्य अत्याचार करके अत्याचार किया जाता है। तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनने से क्या होगा? एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, ओबीसी का प्रधानमंत्री खुद को कहता है,
और सारे ओबीसी मांग रहे हैं हमारी जनगणना हो, लेकिन वो जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है, गिनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या करने का इसे प्रधानमंत्री? तो एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे, एक व्यक्ति को हमारे राष्ट्रपति बनाएंगे, एक व्यक्ति को न्यायाधीश बनाएंगे, समस्त हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार जारी रहेगा। तो दिखाने के लिए बनाने का काम करते हैं कि हम लोगों का ऐसा एहसास हो जाए कि हम ही लोग प्रधानमंत्री है, हम ही लोग राष्ट्रपति है, हम कहा हमारे लोग अन्याय करते हैं। ऐसा देखने के लिए, ऐसा दिखावा करने के लिए करते हैं। वास्तविक रूप में सारी यंत्रणा पर इनका नियंत्रण होने के कारण हमारे ऊपर जितने सारे अन्याय होते हैं वो सारे के सारे कानून बनाकर करते हैं। राष्ट्रपति कानून नहीं बनाता है, प्रधानमंत्री कानून नहीं बनाता है, संसद में बैठे जिनका बहुमत होता है वो कानून बनाते हैं। जो कानून बनाते हैं उस पर राष्ट्रपति अमल करता है, बनाए हुए कानून पर राष्ट्रपति अमल करता है। तो कानून बनाने का अधिकार ब्राह्मणों के पास है, क्योंकि ब्राह्मणों की पार्टी सत्ता में। कौन से कानून बनाए? ये ईवीएम के कारण उनके हाथ में जो सत्ता आ गई है, ऑब्सोल्यूट नियंत्रण आ गया है। उनको मालूम है जब तक ईवीएम है हमको बदलने वाला कोई नहीं है, तो हम जैसा चाहे राज कर सकते हैं। और इस राज के आधार पर हम लोगों का शोषण करने के लिए जो अधिकार हमको संविधान ने दिए साथियों, वो संविधान ने दिए हुए अधिकार खत्म करने का काम चल रहा है। पहले नंबर पर हम लोगों को शिक्षा का मुफ्त में शिक्षा देने का अधिकार दिया था, उन्होंने राइट टू एजुकेशन लाया, हमारे लोगों को शिक्षा को समाप्त कर दिया। अभी सभी जगह पर प्राइवेटाइजेशन की स्कूल खोली जा रही है। अभी ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने लाई, नई राष्ट्रीय शैक्षणिक शिक्षा नीति लाई, उस शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक सभी संस्थानों का, सभी शिक्षा संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। एक सर्वे रिपोर्ट ऐसा कहता है आप लोगों को 10वीं कक्षा तक शिक्षा देने के लिए आप लोगों को 30 लाख रुपए, 15 से 30 लाख रुपए लगेंगे। किसके पास है 15-30 लाख रुपए शिक्षा देने के लिए? अगर आप अपने बच्चों को इतनी पैसा देकर शिक्षा नहीं दे सकते हो तो फिर आपके लिए दूसरी शिक्षा की व्यवस्था करती है कौशल्य विकास। इस कौशल्य विकास में आपके बच्चों को जीता सीने की शिक्षा दी जाएगी, प्लम्बिंग का काम, सफाई करने का एजुकेशन दिया जाएगा, आपके बच्चों को इलेक्ट्रिक का काम करने का दिया जाएगा, बागवानी का काम करने का काम दिया जाएगा, सफाई करने का काम दिया जाएगा। तो इसका मतलब है निचले दर्जे के काम जो है, जो हमारे पुरखों करते आए थे, वही काम करने की शिक्षा हम लोगों को, हमारे बच्चों को देने वाले। क्या ऐसी शिक्षा आप लोगों को चाहिए? अपने बच्चों को चाहिए? वो तो देने वाले हैं। लागू कर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन लोगों ने, इस तरीके की शिक्षा के आपको प्राइमरी एजुकेशन को खत्म कर दिया, आपके मिडिल एजुकेशन को खत्म कर दिया, आपके हायर एजुकेशन को उन लोगों ने खत्म कर दिया, आपके स्वास्थ्य को खत्म कर दिया। कितने लेवल तक आपके स्वास्थ्य को खत्म कर दिया? तो हमने देखा उत्तर प्रदेश में एक हॉस्पिटल में 40 बच्चे मर गए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, इसके लिए मर गए। आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा हॉस्पिटल में। कोरोना में आपको कैसे कैसे इंजेक्शन लगाकर लोगों को मार दिया। अभी एक सर्वे ऐसा कहता है कि हर 3 व्यक्ति में 1 व्यक्ति को हार्ट अटैक होना ही होना है। तो कितने लोगों को मरवाने का काम कर रहा है? ये तो जिनासाइड किया जा रहा है, हम लोगों को मारा जा रहा है, हमारे स्वास्थ्य की ये व्यवस्था की जा रही है। साथियों, हमारे जितने भी अधिकार है, जीने के अधिकार को भी उन्होंने पाबंदी लगाई, खत्म कर दिया है। फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया। अभी आपको सभा लेने का, भाषण करने का, घूमने फिरने का अधिकार पर भी वो पाबंदी लगा रहे हैं। आपके रिजर्वेशन को खत्म कर दिया, प्राइवेटाइजेशन करके स्कूलों में रिजर्वेशन नहीं, नौकरी में रिजर्वेशन नहीं, कहीं पर भी रिजर्वेशन नहीं होगा। एक तो पढ़ेगा नहीं, कुछ पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। अगर नौकरी किसी को मिल जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएगी। 12 घंटे काम करना होगा और 12 घंटे काम करने के बाद 5,000 रुपए सैलरी मिलेगी। क्या होगा 5,000 रुपए में? अगर आपको जीने के लिए, खाने के लिए 10-20 हजार रुपए महीने में लगते होंगे तो 5,000 की सैलरी में आप एक दिन का, भारत में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं वो एक समय का ही खाना खा सकते। इस तरीके से बहुजन लोगों को खाने के लिए उन्होंने मोहताज कर दिया।
जिन लोगों को पेंशन मिलती थी पेंशन को खत्म कर दिया। आपके खून पसीने को शोषण करने का काम जो है ये व्यवस्था करती। इतने पर नहीं रुकते हैं, आप पर अन्याय अत्याचार होता है, नंगा घुमाया जाता है, सामूहिक मारपीट की जाती है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है, पुलिस कोठड़ी में मार मार कर पीटकर सूर्यवंशी नाम का सोमनाथ सूर्यवंशी नाम का महाराष्ट्र का लड़का वो आंदोलन कर रहा था, तो इस आंदोलन के विरोध में उसको पकड़ा गया और जेल में डालकर इतना मारा गया उसके शरीर पर 1 इंच भी जगह बची नहीं थी जहां पर उसको मारना पड़ी हो। तो उस सदमे में वो ब्लीडिंग होकर मर गया। तो आपको पुलिस स्टेशन में ठूस कर मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनकर हैरान हो जाओगे। एक न्यूज में पेपर मैंने पढ़ी, क्या करी थी, राजस्थान में 10 जिलों में अपने माँ बापों को अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी बेटियों को 1 साल के लिए 8 साल से लेकर 12 साल की बेटी को 1 साल के लिए 2 साल के लिए 2 लाख रुपए के लिए 1 लाख रुपए के लिए 50,000 रुपए के लिए अपने बेटी को गिरवी रखना पड़ता है, व्यवसाय करने के लिए बेचना पड़ता है। इस तरीके की अवस्था 10 जिलों में चल रही है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी चल रही है। इस तरीके से आज हमारे माँ बहनों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए चाहेंगे कि हमारे ऊपर ऐसे दिन आ जाए कि हमारी बेटियों को हमारे पेट पालने के लिए 1 साल जिंदा रहने के लिए हम लोगों को अपनी बेटियों को बेचना पड़े। यहाँ पर बैठे हुए कितने लोगों की अपेक्षा है, कितने लोग चाहते, जरा हाथ ऊपर उठाए जरा। आप कितने लोग चाहते हो अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी लड़की को इस तरीके का काम करने के लिए आप बेचना चाहते? कोई भी नहीं चाहे, लेकिन ये दिन आने वाले हैं। ये दिन आने का सबसे बड़ा कारण है हम अपने लोगों को चुनकर नहीं दे सकते, ना हम अपनी सत्ता बना सकते। ये तो बाकी बातें हैं, हमारे महापुरुषों का अवमानना हो रहा है, मारा जा रहा है, नक्सलाइट के नाम पर मारा जा रहा है। एक दिन में भारत में आदिवासियों की 417 महिलाओं पर बलात्कार, इतना ज्यादा, 300 आदिवासियों को मारा जाता है, इतना ज्यादा अन्याय। हर 15 मिनट में एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है हर 15 मिनट में एक बलात्कार शेड्यूल कास्ट की महिला पर होता है, हर 3 मिनट में एक एट्रोसिटी होती है। अरे कितनी अत्याचार की अवस्था है। अरे ओबीसी के लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है, कई सारे ओबीसी किसानों ने आत्महत्या कर दिया है। ये हमारे समाज का कोई समस्या का समाधान होते हुए हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। ये सारी की सारी समस्या हमारे संसद में निर्णय लेने के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं, ये सारा ईवीएम के कारण हो रहा है। अगर इसको हमको सुलझाना होगा तो एकमात्र उपाय है साथियों, लोकतंत्र में संगठित शक्ति का निर्माण हम लोगों को करना होगा। संगठित शक्ति से आप लोग इस समस्या का समाधान कर सकते हो। संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए इस मुद्दे को लेकर हम लोगों को रास्ते पर उतरना होगा। माननीय और मेश्राम साहब ने 50 साल घूमते हुए देश भर में 650 जिलों में हमारा नेटवर्क खड़ा कर दिया। हमारा संगठन है, आज यहाँ पर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं विरोध करने के लिए। हम लोगों को समाज को इकट्ठा करने का काम करना है। समाज में इकट्ठा करने के लिए इन सारी बातों को लेकर समाज को समझाना होगा, जोड़ना होगा। एससी को जोड़ना होगा, एसटी को जोड़ना होगा, ओबीसी को जोड़ना होगा, एनटी डीएनटी को जोड़ना होगा, माइनॉरिटी को जोड़ना होगा, आदिवासी को जोड़ना होगा, क्रिश्चियन को जोड़ना होगा, मुसलमान को जोड़ना होगा, बुद्धिस्ट को जोड़ना होगा, इन सभी जैनों को जोड़ना होगा। सभी लोग पीड़ित है, इन पीड़ित लोगों को जोड़ना होगा। जोड़ने के लिए उन लोगों को जाकर बताना होगा, समझाना होगा। अगर हम इन लोगों को समझाते हैं, अब 9 अप्रैल को एक जिले में 2000 लोगों को इकट्ठा करते हैं जेल भरो के लिए। अगर 2000 लोग एक जिले में इकट्ठा होते हैं, 500 जिलों में 10 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे। राष्ट्रीय लेवल के अंतरराष्ट्रीय लेवल की न्यूज बनेगी। हमारे समाज के लोगों को समझ में आएगा कि हमारी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, ईवीएम के विरोध में लड़ने वाले लोग हैं, हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इन लोगों को साथ देना होगा तो लाखों लोग, 50 लाख, 1 करोड़ लोग 1 जुलाई के भारत बंद में आएंगे।
इस तरीके से हम लोग हर बार भारत बंद अगर करते हैं 6 महीने में एक बार, तो 14 बार भारत बंद होगा। 14 बार भारत बंद होने से समस्त भारतीय लोग, जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, एक दिन पूरे के पूरे रास्ते पर आ जाएंगे। जिस दिन हमारे सभी समाज के सभी लोग रास्ते पर आ जाते हैं, तो हम लोगों का आजादी मिलना, ईवीएम को हटाना और हमारी सभी समस्याओं का समाधान करना आसान होगा। ऐसा सारा करने के लिए हम लोगों को समाज में जाकर इस बात को समझाना होगा, समाज को जोड़ना होगा, लाना होगा। कितने लोग अपने बहू बेटियों की इज्जत बिकने से बचाने के लिए करने के लिए तैयार है, अपने लोगों को शिक्षा का अधिकार देने के लिए तैयार है, अपने लोगों के ऊपर हो रहे अनन्वित अत्याचार को रोकने के लिए तैयार है, हमारे महापुरुषों के सम्मान के लिए काम करने के लिए तैयार है। ऐसे लोग यहाँ पर अगर है तो वो हाथ उठाए, हाथ उठाकर कहे और प्रण ले कि यहाँ से जाते ही मैं अपने जिले में जाकर अपने जिले में जेल भरो की तैयारी करूंगा। तैयारी करने के लिए अपने समाज के लोगों को समझाऊंगा। यही हमारा आंदोलन है। इस आंदोलन की तैयारी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। भारत मुक्ति मोर्चा की ओर लड़ रहे हैं, ओर से लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से लड़ रहे हैं, बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से लड़ रहे हैं। आप लोगों को समाज में जाकर लोगों को जोड़ना होगा, लाना होगा और इस आंदोलन को आगे लेकर जाना होगा। ऐसा आप लोग करोगे, ऐसी आशा और अपेक्षा आप लोगों से करते हुए आप लोगों ने इसको सुना, अमल करोगे, इस बात को मैं आप लोग अमल करोगे ऐसी आशा और अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों। जय मुनिवासी, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे गोरखनाथ बेताल सर, राष्ट्रीय नेतृत्व। आपण मान सामने आजिकार कार्यक्रम उद्देश्य एवं